हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका यूनिट 1 का 1.6 चैप्टर द एल्केमी ऑफ नेचर, जिसे लिखा है रक्षा भराड़िया ने। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें पूरे नेचर के बारे में, नेचर के मैजिकल क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। इस पूरे चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ इसके वार्मिंग अप एक्सरसाइज भी मैं आपको सॉल्व करूंगी अभी आपके सामने। और जो वर्कशॉप है, इसके वर्कशॉप के कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी, बाकी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है, वो ये कि आप अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, लर्न विथ हेमा के सब्सक्राइबर नहीं है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एल्केमी ऑफ नेचर। सबसे पहले तो एल्केमी का मतलब क्या होता है? एल्केमी मीन्स मैजिकल पावर्स, जिनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं। सो एल्केमी ऑफ नेचर मतलब मैजिकल पावर्स ऑफ नेचर, कि नेचर के अंदर ऐसे मैजिकल पावर्स होते हैं जो हमें हील करते हैं, जो हमें ठीक करते हैं, जो हमें कभी कभी सही रास्ता भी दिखाते हैं, या जब हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो उस वक्त नेचर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या सीखने मिलता है, कैसे सीखने मिलता है, ये सब पूरा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका वार्मिंग अप एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 1, rearrange the good qualities in each set so that the first letter of each of the words should make a meaningful word. Join the sets and get message. अब ये देखो, ये आपके जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इन सबको हमें रीअरेंज करना है। इस तरीके से रीअरेंज करना है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जब हम लेंगे तो हमें एक वर्ड मिलेगा, और इन सभी वर्ड्स को, चारों वर्ड्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक सेंटेंस मिलता है जो हमें एक मैसेज देगा। तो पहला हमारा है द वर्ड इज नेचर। तो सबसे पहले NATURE, ये नेचर बनेगा हमारा। फिर इज, IS, इंस्पायरिंग सेल्फलेस। माई, MY, मॉडेस्ट यूथफुल। एंड नेचर इज माई टीचर, यहाँ पे हमारा टीचर बनेगा TEACHER, तो टीचर। तो मैसेज हमारा है नेचर इज माई टीचर। ठीक है, ये हमारा मैसेज बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Various aspects of nature have special features that make them different from one another. For example, birds, appearance, shape, color, size, food habits, habitat, sound, etc. उसी तरीके से हमें इन सभी के भी स्पेशल फीचर्स लिखने हैं। तो अगर आप लैंड ले लो, लैंड के लिख सकते हो। जोग्राफिकल फीचर्स हो गए, सॉइल, कलर, टेरेन, फर्टिलिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन, क्रॉप्स ग्रोन, तो हम बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। वाटर, वाटर को अगर हमें लेना है तो विड्थ एंड लेंथ ऑफ वाटर बॉडीज हो सकता है। केमिकल कॉम्पोजिशन, जैसे कि स्वीट वाटर है, सॉल्टी वाटर है, हाँ, उस तरीके से। कलर्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सैंड बेड्स, रॉक्स, कोरल रीफ्स, वैरायटी ऑफ सी क्रिएचर्स, ये वाटर के लिए यूज हो सकता है। ट्रीज में अगर हम बात करें तो हाइट एंड शेप ऑफ लीव्स, चेंजिंग और अनचेंजिंग कलर ड्यूरिंग सीजन्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, हैबिटेट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस, वगैरह वगैरह हम लिख सकते हैं। एनिमल्स के लिए बात करें तो शेप, साइजेस, कलर, डिफरेंट हैबिटेट्स, वाइल्ड और डोमेस्टिक, प्लेस इन द फूड चेन, ये सब जैसे कि ऊपर यहाँ पे दिया हुआ ही है। एनिमल्स में बर्ड्स का दिया हुआ है, उनमें से कुछ हम लिख सकते हैं। इंसेक्ट्स में हमारे आ जाते हैं शेप, साइजेस, कलर्स, नंबर ऑफ लेग्स, डिफरेंट हैबिटेट्स। फिर आ जाते हैं साउंड्स, कैरियर्स ऑफ डिजीजेस, इंसेक्ट्स में ये सब आ जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहाँ पे लिस्ट बनाना है, हर एक लेटर से हमें एक एनिमल का नाम लिखना है। एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मैं एक एक एनिमल सबके बता देती हूँ आपको। एंट, बैट, चीता, डिंगो, एलिफेंट, फ्रॉग, जिराफ, हॉर्स, इग्वाना, जैकल, कैंगरू, लायन, मंकी, नाइटिंगेल, आउल, parrot, quail, rhinoceros, squirrel, tiger, umbrella bird, vulture, walrus, X-ray tetra, yak, YAK yak, zebra। तो ये हमारे एनिमल्स के नाम हो गए हैं। आप चाहो तो दो दो अगर आपको आते हैं तो आप और लिख सकते हो। तो अब हम सीधा चलते हैं इसके चैप्टर एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस चैप्टर की शुरुआत ही हुई है पोएट विलियम ब्लेक के पोइट्री के कुछ लाइंस की। ये यहाँ पे कुछ 4 लाइन यहाँ दी हुई है और उन लाइंस का मीनिंग यहाँ दिया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ज़रूर से समझ के लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है ये चीज़ हमारे लाइफ में।
और बच्चों आपके लाइफ में तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। तो ये 4 लाइन्स विलियम ब्लेक के एक पोइट्री से ली गई हैं। अब उसका मतलब क्या है वो यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। तो इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से है इन 4 लाइन का। Something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. Only one should have the eyes and time to see it. देखो यहाँ पे ये बहुत ही मतलब समझने वाली बात है आपको कि अगर आपके पास एक छोटे से छोटे ग्रेन को देखकर भी कुछ एक आइडिया आती है, इमेजिनेशन आती है, और उस इमेजिनेशन से, उस आइडिया से आप पूरे वर्ल्ड में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज लाने की ताकत रखते हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। और वैसे ही अगर छोटे से छोटी चीज में अगर आप उसकी ब्यूटी देखते हो, जैसे कि एक वाइल्ड फ्लावर में भी उसकी ब्यूटी देखकर आपको ऐसा लगता है जैसे आप हेवन में हो और आपको बहुत खुशी मिल रही है उसे देखकर, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है अपने आप में ही। उस वाइल्ड फ्लावर में अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो गई है कि उसको देखकर आपको हेवन जैसा महसूस हो रहा हो। हेवन मतलब स्वर्ग। तो सिर्फ एक नजरिए की बात है, हम किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं ये हमें जरूरी है जानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं महर्षि कन्नड़ की, जिन्होंने एक दाना जो ग्रेन का देखा और उस ग्रेन के दाने से उनको आइडिया आया एटम का, कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट होगा एक एटम। ये साइंस का है, ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है। तो वहां से ये शुरुआत होती है कि नेचर में वो मैजिक है। अगर आप उसे गौर से सुनो, देखो, समझो, तो आपको बहुत सारा लेसन जो है नेचर से मिल जाएगा। Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. अब इन्फिनिटी क्या होता है? कोई भी चीज जिसका एंड नहीं होता है उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो जो एंडलेस स्पेस है उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। लेकिन हमारा जो ये छोटा सा हाथ है, जो पाम है हमारा, उसमें इतनी ताकत है कि वो पूरी डेस्टिनी, अर्थ की डेस्टिनी को बदल सकता है अगर हम एफर्ट दे तो, है ना। हम जो भी काम करते हैं उससे हम हर किसी की डेस्टिनी बदल सकते हैं। हम अपनी खुद की डेस्टिनी बदल सकते हैं, दूसरों की डेस्टिनी बदल सकते हैं। डेस्टिनी मीन्स नसीब। इटर्निटी इज एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। अब इटर्निटी क्या है? इन्फिनिटी तो हमें पता है एंडलेस स्पेस है। व्हाट इज इटर्निटी? इटर्निटी मीन्स एंडलेस टाइम, जब हमें पता ही नहीं है ये अर्थ जो है कितने समय तक आगे टिकेगा या और कितना समय है आगे बीतने वाला है, ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन 1 घंटा जो हम अच्छा काम करते हैं वो डिफरेंस ला सकता है वर्ल्ड में हमेशा के लिए। 1 घंटा अगर हमने कुछ ऐसा काम कर दिया ले तो वो 1 घंटे में ही हम सारा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। तो ग्रेट डीड्स यानी बड़े बड़े काम जो है ना, उनको ये समय और स्पेस, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चीजें होनी है तो वो उस लिमिटेड टाइम में भी, उस लिमिटेड स्पेस में भी हो जाएगी और वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो हमेशा के लिए रहती है। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures, nature fulfills and motivates, nature whispers and commands. Are you listening? तो अब देखो बच्चों, अब ये जनरल चीज है, आपके घरों में भी आप देखते होंगे कि अगर हम टायर्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ से, या पेरेंट्स को देख लो या जो वर्क करते हैं मंडे टू फ्राइडे जो वर्क करते हैं उनको देख लो, दिन रात काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन जब वीकेंड आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं चले जाए। तो हर वीकेंड तो नहीं जा सकते हैं, एटलीस्ट मंथ में एक बार, 2 मंथ में एक बार तो वो डेफिनेटली निकल ही जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? ऐसे जगह पर जहाँ पर ग्रीनरी हो, हिल स्टेशन हो, नेचर ब्यूटीफुल जहाँ पर लगता हो, जहाँ पर नेचर को देखते देखते, सनसेट सनराइज को देखते देखते वो अपने समय बिताते हैं। तो हम इंस्टिंक्टिवली, ये एक नेचुरल तरीका है, हम हमारी थकान को दूर करने के लिए हम नेचर के पास जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेसफुल रहते हैं तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम नेचर की तरफ जाते हैं। तो ये इंस्टिंक्ट है, एक नेचुरल वे है हमारा। हम आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हम बहुत टायर्ड हो गए हैं और हमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। तो
तो एक नेचर के पास हम जाते हैं, तो नेचर के पास जाना एक तरीके से अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने पावर्स को बढ़ाना है, अपने वेलबींग को बढ़ाना है। एनहेंसिंग मीन्स टू इंक्रीज और टू एनरिच। नेचर सूदिस एंड नर्चर्स, नेचर जो है हमें बहुत प्यार करता है, हमें पालता पोसता है, राइट। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, हमारी सारी ज़रूरतें जो है नेचर फुलफिल करता है, डिमांड हमारी जो भी है वो फुलफिल करता है, हमें मोटिवेट करता है नेचर हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, और नेचर हमसे कुछ कहता है हमेशा, और कभी कभी तो हमें कमांड भी देता है कि हमें क्या करना चाहिए। और नेचर हमसे पूछ रहा है, आर यू लिसनिंग, जैसे मानो तुम सुन रहे हो क्या। व्हेन आई डू, और जब मैं नेचर को सुनती हूँ, ये ऑथर जो जिसने लिखा है वो कह रही है, जब मैं सुनती हूँ तो इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ। जब मैं नेचर को सुनती हूँ तो मैं एकदम ऑ स्ट्रक हो जाती हूँ। ऑ स्ट्रक हो जाना मतलब एकदम अमेजिंग, अमेजमेंट में, सरप्राइज। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन अवर गार्डन। एवरी fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches it starts wilting. तो अब ये जो राइटर है वो क्या कह रही है कि उनके गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट है, हिबिस्कस फ्लावर वाला प्लांट है उनके गार्डन में। हर 15 दिन में, फोर्टनाइट मीन्स एवरी 15 डेज, वो फ्लावर जो है, हिबिस्कस फ्लावर जो है ब्लूम होता है, यानी खिलता है, और बड़ा ब्राइट और टेंडर, बड़ा बिग ब्राइट एकदम मतलब कलरफुल, आंखों में आने वाला, अट्रैक्टिव और टेंडर, नाजुक सा। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, पूरे दिन वो जो है सन के साथ साथ डांस करता है, यानी सन के डायरेक्शन में झूमता है, यहाँ से वहां, हाँ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और डांस करता है क्योंकि वो मूव होता रहता है ना, इसलिए उसे डांस करता, कहता है डांस विद द विंड, हवा के साथ में डांस भी करता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेज इट स्टार्ट्स विल्टिंग, लेकिन जैसे ही शाम होने आती है वो सूखने लग जाता है। इट स्टार्ट्स विल्टिंग, और मतलब उसका मुंह लटक जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विथर्स, और अगले दिन सुबह तो वो पूरी तरह से सूख जाता है कंप्लीटली, एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स, और शाम तक तो वो नीचे भी गिर जाता है, एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और धरती के साथ मिल जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, अब ये फूल जो है सिर्फ एक दिन के लिए जिंदगी में आया है ना, उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की ही है। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, लेकिन फिर भी उस एक दिन की जिंदगी को भी उसने पूरे मजे में बिताया है ना, इन फुल स्प्लेंडर, पूरे मजे में बिताया है। वॉट इफ वी टू लिव्ड अवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, जैसे वो फूल है, हिबिस्कस फ्लावर है, एक दिन की उसकी जिंदगी है, उसमें भी उसने इतना मजे से बिताया है वो दिन, बिना गम के कि अगले दिन तो सुबह मैं सूख कर मुरझा जाऊंगा और मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बिना ये सोचे उसने अपनी जिंदगी को एंजॉय किया, मजा किया। तो क्यों ना हम भी उसी तरीके से हमारी लाइफ को जिए, छोटी सी ही सही लेकिन एकदम मजे में जिए और पूरी तरीके से जिए। वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड, कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। अब हम जो है एक रॉकी बीच के पास गए, ये राइटर जो कह रही है, रक्षा भराड़िया, ये कह रही है कि एक बार हम रॉकी बीच यानी समुद्र किनारा जहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी है, वहां गए तो हमने तो देखा कि जो ओशन है वो इतना मेजेस्टिकली स्प्रेड हुआ पड़ा है, और जो रॉक्स है बाजू में, वो रॉक्स जो है उनमें कार्विंग हुई पड़ी है, स्कल्प्ट हुआ है, उनका शेप मिल गया है पानी से। अब इमेजिन करो, रॉक इतना हार्ड है और पानी इतना कोमल है, मतलब वो तो कोई भी शेप ले लेता है, जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा पानी, लेकिन रॉक तो वैसा शेप नहीं देता, वो तो बहुत ही कड़क है, राइट। लेकिन water is so gentle, rock is so hard, yet as the water flows over it every day for years the rock gives in। तो मतलब वाटर तो इतना जेंटल है, इतना सॉफ्ट हार्टेड है, और रॉक इतना हार्ड है, लेकिन फिर भी वाटर जो है एवरीडे जो वो फ्लो हो रहा है, उसके कारण, मतलब इतने सालों से वाटर जो है फ्लो हुए जा रहा है, और उसके कारण रॉक ने हार मान ली है, और उसने जिस तरीके से पानी ने उसको शेप दिया है उस तरीके से उसने अपना शेप बना लिया है। दैट इज इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, जो शेप पानी उसे दे रहा है वो शेप का वो बन जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे जो प्रॉब्लम्स है उस रॉक की तरह है, बहुत बड़े, कलोसल, दैट इज ह्यूज, एंड वी आर सो स्मॉल, और हम जो है पानी की तरह है, छोटे हैं। येट इफ वी परसिस्ट मतलब अगर हम कोई भी काम जो है हार नहीं माने और कंटिन्यूस उस काम को करते रहे,
जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम कोई चीज़ नहीं पा सकते हैं, तो भी क्या हम उस कोशिश करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ये बता रहा है यहाँ पे कि आवर प्रॉब्लम्स आर सो कलोसल, ये नेचर का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं, लेकिन और हम उनके सामने, उन प्रॉब्लम्स के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर फिर भी हम कंटिन्यूअस अपना काम करते रहे, अपने एफर्ट्स देते रहे, तो हम डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सीड होंगे। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking. However impossible things may look, there is always an opening. अब यहाँ पे वो बता रही है, रक्षा मैम बता रहे हैं जिन्होंने ये लिखा है कि हमने एक बार देखे कि कॉन्क्रीट रोड, पेवमेंट मतलब रास्ता, फुटपाथ जैसा, कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट का बनाया हुआ, वहां पर भी हमें उनके छोटे छोटे क्रैक्स में ग्रास ग्रो होते हुए दिखाई दिए। अब आप ग्रास देखो, कभी भी सीमेंट पे ग्रास ग्रो नहीं होता है, ग्रास ग्रो होता है मिट्टी में, ठीक है। लेकिन उस सीमेंट के रोड पर भी ग्रास ग्रो हो गया है। वो सीमेंट का रोड वहां पे क्यों बनाया गया था? ताकि वहां पे कोई ग्रास वगैरह ग्रो ना हो, लेकिन उस ग्रास का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन उस ग्रास ने हार नहीं मानी, उसको जहां से भी रास्ता मिला है वो वहां से निकल कर बाहर आ गए हैं, जो छोटे छोटे क्रैक्स आ गए हैं उसने अपना रास्ता बना लिया है। तो ये हमें बताना चाहते हैं कि हमें अगर लगता हो कि चीजें इम्पॉसिबल है, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि अगर हम निरंतर कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, तो कहीं ना कहीं से तो रास्ता जरूर मिलेगा हमें। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. जैसे हमने एक झाड़ देखा जिसमें पत्ते ही नहीं थे विंटर के मंथ में, कोल्ड डेज में, है ना, जिसमें पत्ते ही नहीं थे, पूरी तरह से वो पत्ते झड़ चुके थे। तो हमें तो लगा था कि इस झाड़ का किस्सा खत्म हो गया है, कि ये झाड़ की लाइफ अभी खत्म हो गई है। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, चैप्टर वॉज ओवर मतलब उसका लाइफ अभी खत्म हो गया है। बट 3 months passed, spring set in and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life. लेकिन 3 महीने पास होने के बाद में जैसे ही स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हुई, वैसे ही ये ट्री भी जो है पूरी तरीके से वापस आ गई लाइफ लेकर, अपनी हरे हरे पत्तों के साथ, फूल, बर्ड्स, बहुत सारे जीव जंतु जो झाड़ पे ग्रो होते हैं, झाड़ पे जीते हैं, वो सब वहां पर आ चुके थे। What if we too had the conviction? तो अगर हमारे अंदर भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो दैट however difficult things are right now, अभी भले ही हमें मुश्किल लगे, however difficult things are right now, it will not remain so forever, ये हमेशा सेम नहीं रहेंगे। Remember this too shall pass, और ये चीजें भी बीत जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप इतने होशियार नहीं हो पढ़ाई में, आपको समय लगता है पढ़ने में, या आपको समझ नहीं आता है पढ़ने में, आप कम मार्क्स आते हैं, तो बच्चों अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तो आप डेफिनेटली आपकी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। तो ये कन्विक्शन होना, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स स्लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 times द एंड्स साइज। अब यहाँ पे ये जो राइटर है वो बता रही है कि एक बार उन्होंने देखा एक आर्मी ऑफ एंट। अब चींटियां, हमें पता है चींटियां हमेशा झुंड में चलती है, कभी अकेले नहीं चलती। तो चींटियां जो है, बहुत सारी चींटियां एक साथ में एक इंसेक्ट को साथ में लेके चल रही थी, एंट को। अब मतलब उनके साइज से 10 गुना ज्यादा एक फ्लाई को वो उठा के, सब चींटियां मिलकर उठाकर लेकर जा रहे थे। तो ये जो काम है, एक अकेली चींटी अगर उठाने जाती है उस फ्लाई को तो शायद वो नाकामयाब हो जाती, वो नहीं उठा पाती। लेकिन इतनी सारी चींटियां जब साथ में आ गई, ऑर्गेनाइज हुई, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया उस फ्लाई के आजू बाजू में, उस फ्लाई को एक साथ में लिफ्ट किया और अपने कमजोर पैरों को उठाकर उन्होंने उस फ्लाई को घसीटा, काफी दूर तक लेकर गए। तो ये बताता है उनका टीम वर्क और उनका परसेवरेंस। उनका परसेवरेंस मतलब वो कांस्टेंट एफर्ट देते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए उनके सामने, वो हार नहीं मानेंगे। परसेवरेंस, व्हाटएवर डिफिकल्टीज मे कम योर वे, यू विल नेवर गिव अप। तो ये जो उनका परसेवरेंस है एंड्स का, ये बहुत ही इंप्रेसिव है। व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट? तो क्या हम भी अगर ऐसे ही कंसिस्टेंट रहे, एंड्स के जैसे ऑर्गेनाइज्ड रहे, फोकस्ड रहे, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते? ये जो डॉट 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 हर जगह पे दिया ना, ऊपर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, तो ये राइटर हमें बताना चाहती है कि अगर हम इन नेचर के एलिमेंट्स के तरह
अपने आप को बनाए तो हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं पा सकते। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब स्पाइडर जो वेब्स होते हैं ना, मकड़े, आप देखोगे जो मकड़ों के जो जाले होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनमें बहुत ताकत होती है। और रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। अगर हम इंद्रधनुष को देखें तो पूरे स्काई को कलर कर देता है। ऑयस्टर्स जो सी में होते हैं, एनिमल, सी एनिमल है ऑयस्टर्स, शेल होता है उनका, बॉडी जो है शेल का बना हुआ होता है। वो जो है दे टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, वो अपने शेल के अंदर एक रेती का एक दाना लेते हैं, एंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल, और वो रेती का दाना जब वो शेल खुलता है तो वो रेती का दाना जो है एक मोती में कन्वर्ट हुआ हुआ रहता है। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनिट स्काई। अगर आप आसमान देखोगे तो वहां पर आपको इनन्यूमरेबल स्टार्स दिखेंगे, इतने सारे स्टार्स जो गिनती करके भी आप नहीं बता पाओगे या कभी गिन ही नहीं पाओगे, इतने स्टार्स है वहां पे। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। आप क्लाउड्स को देखोगे तो हर बार वो आपको नया शेप दिखेगा, क्लाउड्स का नया शेप बनता रहता है, चेंज होता रहता है। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन। और हवा जो है ट्रीज को डांस करने पर मजबूर कर देती है बिना कोई रोक टोक के, अनहिंडर्ड, विदाउट डिस्टर्बेंस। वाटर्स विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। अब पानी में कोई ईगो नहीं होता है ना, कोई जो प्राइड होता है ना, प्राइड जो कहते हैं, वो कुछ नहीं होता है, वो अपना फॉर्म चेंज करता है जैसे सन और विंड चाहता है। गर्मी में वो वाफ बन जाता है, ठंडी में वो बर्फ जम जाता है, और नॉर्मल में वो पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, और जब हम देखते हैं कैटरपिलर को बटरफ्लाई में टर्न होते हुए, अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, एक फूल को हम फ्रूट में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें जब हम देखते हैं, ये ऊपर जितने भी चीजें हमने देखी है अभी, जैसे रेनबो जो है पूरे स्काई को, आसमान को कलर कर देता है, ऑयस्टर्स जो है रेत के दाने को मोती में कन्वर्ट कर देता है, जो तारे हैं जो चमकते हैं रात में स्काई में, जो बादल है वो एवरी पासिंग मोमेंट में अपने शेप्स चेंज करता रहता है। विंड्स जो है झाड़ों को, जो मजबूत झाड़ होते हैं उनको डांस करने पर मजबूर कर देता है। पानी जो है अपना शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ सन एंड द विंड। कैटरपिलर किस तरह से बटरफ्लाई में चेंज होता है, और फ्लावर किस तरह से फ्रूट में चेंज होता है। तो ये सब जो है, ये सब जब हम देखते हैं तो वो और कुछ नहीं, बट दैट इज द मैजिकल पावर ऑफ नेचर, दैट इज द एल्केमी ऑफ नेचर। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवरसेल्व्स। उसे छूते ही, नेचर को छूते ही हम खुद भी गोल्ड के बन जाते हैं। तो यहाँ पे एल्केमी ऑफ नेचर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। एल्केमी, एन एंशिएंट फोररनर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि एक केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि जो प्री रिक्विसाइट है, जिसके वजह से अबाउट अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। तो यहाँ पे जो चीजें हमें चाहिए पहले जरूरत है, जिससे क्या होता है कि हम एक सादे से सादे धातु को, मतलब सिंपल से सिंपल, सस्ते से सस्ते मेटल को हम गोल्ड में, कीमती से कीमती मेटल में, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये है ना, मेटल को चेंज करना गोल्ड में, इसका एक्चुअल मतलब यहाँ पे डीप मीनिंग जो है, इट रिफर्स टू द मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स, है ना, मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस। कच्चा आम हरा होता है, उसे जब हम पकाते हैं घास में रखकर तो वो किस तरह से पीला हो जाता है, टेस्ट में भी फर्क होता है, हम सभी को पता होता है। तो ये क्या है, नेचर है ना, हमने कोई येलो कलर का इंजेक्शन थोड़ी दिया है उसको, या शक्कर का इंजेक्शन थोड़ी दिया है, वो अपने आप चेंज हुआ है। तो दिस इज ऑल आवर एल्केमी ऑफ नेचर, द मैजिकल पावर ऑफ नेचर। और हम अगर नेचर को छू ले तो हम भी गोल्डन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब सीधे मैं चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कुछ क्वेश्चन आंसर्स वर्कशॉप के मैं यहाँ कराऊंगी, कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। व्हाट थिंग्स इन नेचर टीच अस द फॉलोइंग? नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। तो क्या चीजें हमें बताती है नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव? तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, पीपिंग थ्रू स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। ठीक है, ये चीज हमें बताती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अचीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट। ये हमें कौन बताता है? अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन विंटर, गेटिंग लीव्स अगेन इन स्प्रिंग। बी हम्बल एंड एडजस्ट, ये कौन बताता है? वाटर। मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, ये कौन बताता है? रेनबो। बी परसिस्टेंट, ये कौन बताता है? वाटर स्कल्पटिंग रॉक्स, पानी जो है रॉक्स को
शेप दे देता है, तो ये बी परसिस्टेंट है ना, कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, भले एक बार में पास नहीं हुए, 2 बार में पास नहीं हुए, कंटिन्यूस सालों साल वो काम करते रहते हैं, तो दैट इज वाटर स्कल्पटिंग रॉक। मेनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, ये हमें किससे सीखने को मिलता है, एंट। डेलिकेट स्ट्रक्चर्स आर नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ये हमें किससे सीखने को मिलता है, स्पाइडर्स वेब। रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन, व्हाट डू दे इम्प्लाई। अब ये क्या बताना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग। आर यू लिसनिंग का मतलब है इट इम्प्लाइज दैट वन मस्ट लिसन, ओके। व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइव्स हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, इट इम्प्लाइज that we too should live our lives to the fullest, however short they may be. तीसरा है what if we too are consistent, organized, focused. It implies that we too could do wonders if we were consistent, organized, focused. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है go through the lesson again and complete the flow chart that highlights the life of a hibiscus flower. hibiscus flower का अगर हम flow chart बनाते तो पहला है blooms, smiles and dances, starts wilting, withers completely and falls. Fill in the web. अब ये इस टाइप के वेब जो है ना, ये अभी हमने जो भी क्वेश्चन आंसर्स किए 1 2 3 ऊपर से, ये सब जो है ना आपके पैसेज में, जब भी पैसेज पूछा जाता है तो पैसेज स्टार्ट होने के पहले जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये उनमें आते हैं नॉर्मली, उसके लिए रहता है ये। व्हाट डज नेचर डू फॉर ह्यूमन बींग्स, नेचर क्या करता है ह्यूमन बींग्स के लिए, मोटिवेट्स तो दिया हुआ है, soothes, nurtures, fulfills, whispers, कमांड्स, रिलैक्सेस, टीचर्स। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए। द राइटर एक्सप्लेन्स द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ वाटर एंड रॉक इन द लेसन, राइट ऑल द फीचर्स ऑफ बोथ वाटर एंड रॉक इन द गिवन टेबल। अब हमें कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स लिखने हैं वाटर के और रॉक के, तो वाटर के लिए आप लिख सकते हो जेंटल, परसिस्टेंट, परसेवरिंग एंड डिटरमाइनिंग, ओके, डिटरमाइंड, ओके। रॉक के लिए लिख सकते हो हार्ड, हम्बल, यील्डिंग, एडेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं लिंक। क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट फ्रॉम द लेसन 10 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। कॉन्क्रीट नाउन्स, अब हमें यहाँ पे 10 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स भी देने हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी देने हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, जिन नाउन्स को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, जिन नाउन्स को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन में एक एग्जाम्पल दिया है सैंड, चलो हम सैंड से ही शुरू करेंगे। सैंड, bird, ant, oyster, pearl, caterpillar, butterfly, flower, ocean, rock। तो ये 10 हमारे हो गए कॉन्क्रीट नाउन्स, ओके। अब हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो पहला एग्जाम्पल है इन्फिनिटी, तो शुरुआत हम इन्फिनिटी से ही करते हैं, ओके। इन्फिनिटी, इमेजिनेशन, जॉय, सिग्निफिकेंस, एक्सपीरियंस, डिफरेंस, awe, 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 majesty, conviction, perseverance, passion। ठीक है, मैंने इसमें 11 बताए हैं आपको, तो इतने ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये सब चैप्टर में से ही लिए हुए हैं वर्ड्स। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन, तो यहाँ पे विटनेस और एक्सपीरियंस ये दोनों आपके वर्ब है, और ये हो गया है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ, लीव्स यहाँ पे आपका वर्ब हो गया है एंड इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। नेचर सूदिस एंड नर्चर्स, सूदिस और नर्चर्स हमारे वर्ब हो गए एंड दिस इज इनट्रांजिटिव। इट विथर्स कंप्लीटली, विथर्स हमारा वर्ब है एंड दिस इज इनट्रांजिटिव। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, कम्स यहाँ पे हमारा वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव है। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, कलर्स हमारा यहाँ पे वर्ब है एंड दिस इज ट्रांजिटिव। इट स्माइल्स एंड डांसेस, स्माइल्स एंड डांसेस हमारे वर्ब्स हैं और दे ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9A आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो इसका लिंक। बी जो है प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रीज यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो, तो इसका भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 10, 11, 12 ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 13 एक एक्टिविटी है जो क्लासरूम एक्टिविटी है, तो ये हम नहीं करेंगे। बाकी सारे के सारे आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसी के साथ मेरा ये आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है। हम जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।